गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है अभी नवंबर में आपका यूपी टेट और यू टेट ऑल स्टेट टेट के एग्जाम होने हैं और सी टेट का आपका दिसंबर में होगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। आज का हमारा कोड क्या है कि जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। भाग्य को हम बदल नहीं सकते, भाग्य को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हौसले मजबूत हो, अगर कुछ करने का जुनून हो, कुछ करने की जिद हो, तो एक ना एक दिन सफलता, एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे चले हुए हैं बुद्धि निर्माण के सिद्धांत। बुद्धि निर्माण के सिद्धांत में हमने जो कुछ सिद्धांत पढ़ लिए थे, जो बचे हुए हैं आज उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम बहुकारक सिद्धांत। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ और अच्छे से इन्हें याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा सिद्धांत। हमारे 4-5 सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं, आज ये कंप्लीट करा देंगे, फिर पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत कैसा होता है और ये किसने दिया है, सबसे पहले आप लोग नोट डाउन करेंगे। बहुकारक सिद्धांत के जो मुख्य समर्थक थे वो कौन थे? थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक इसके मुख्य समर्थक थे बहुकारक सिद्धांत के। ठीक है, बहुकारक जैसे बहु से ही पता चल रहा है, यानी बहुत सारी। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है। जैसे मैंने बताया ना, बहुकारक, बहुत सारे कारक, यानी इस सिद्धांत के अनुसार, बहुकारक सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि होती है वो कई सारे तत्वों का समूह होती है। ठीक है, यानी उसमें कई सारे तत्व निहित होते हैं और प्रत्येक तत्व में कई सूक्ष्म योग्यताएं होती है। यानी जितने भी तत्व होते हैं उसमें छोटी छोटी बहुत सारी योग्यताएं होती है। बुद्धि के जितने भी तत्व होते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बहुत सारे तत्व होते हैं और उन तत्वों की छोटी बहुत सारी सूक्ष्म योग्यताएं उन तत्वों में क्या होती है? निहित होती है। ठीक है, अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। इन्होंने क्या कहा है थॉर्नडाइक ने कि सामान्य बुद्धि जैसी, जिसमें पिछले सिद्धांतों में हमने क्या पढ़ा था? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि, ये पढ़ा था ना। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती इस सिद्धांत के अनुसार, बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है। इन्होंने कहा है कि सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि बुद्धि में बहुत सारी स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो अलग अलग कार्यों को संपादित करती है। यानी जो व्यक्ति अलग अलग कार्यों को करता है। इनका कहने का अभिप्राय है कि जो बुद्धि होती है वो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी होती। बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं और उन तत्वों में बहुत सारी छोटी क्या होती है? सूक्ष्म योग्यताएं होती है। ठीक है, और जो बुद्धि होती है, इन्होंने कहा कि बुद्धि का कोई सामान्य बुद्धि कुछ नहीं होती, सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि जो बुद्धि होती है वो उसमें कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं रहती है। यानी एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही चीज में निपुण हो, दूसरा काम उसे ना आता हो। एक व्यक्ति बहुत सारे कामों में निपुण होता है। आपने देखा होगा ना कि उसे कभी, जिस व्यक्ति को सारे काम, उससे कुछ भी काम करा लो आप, वो फटाफट से कर देगा, तब आप उसे क्या बोलते हैं? ऑलराउंडर बोलते हैं कि भाई ये तो हर चीज में माहिर है, हर काम में माहिर है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विशिष्ट योग्यताएं होती है, बहुत सारी योग्यताएं होती है। जरूरी नहीं है कि एक ही विशिष्ट योग्यता हो, एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में निपुण हो सकता है, अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखें कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो हर सब्जेक्ट में माहिर होता है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, सब कुछ में माहिर होता है। किसी के अंदर बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं होती है और किसी के अंदर एक विशिष्ट योग्यता होती है, किसी के अंदर 2 विशिष्ट योग्यता होती है। कोई स्टूडेंट क्या होता है, मैथ में बहुत ज़्यादा
माहिर होता है, कोई इंग्लिश में, कोई हिंदी में, तो सब की अलग अलग विशिष्ट योग्यताएं होती है। ठीक है, और जो क्या करती है, अलग अलग कार्यों को संपादित करती है, यानी जितनी विशिष्ट योग्यताएं होगी उतने ही कार्य व्यक्ति अलग अलग कर सकता है। ठीक है, तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, इसके समर्थक कौन थे, इसके समर्थक थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि जो बुद्धि है वो बहुत सारे तत्वों से मिलकर बनी होती है, मतलब बुद्धि में बहुत सारे तत्व होते हैं और उन तत्वों में सूक्ष्म योग्यताएं यानी छोटी छोटी योग्यताएं, बहुत सारी योग्यताएं होती है। ठीक है, और सामान्य बुद्धि जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और प्रत्येक व्यक्ति में क्या होती है, विशिष्ट योग्यताएं होती है, कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं रहती है, और जो अलग अलग कार्यों को क्या करती है, संपादित करती है। अब थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 4 स्वतंत्र प्रतिमान बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, 4 प्रतिमान बताए हैं। कौन कौन से, स्तर, परास या सीमा बोल सकते हैं इसे, परास को क्या बोलते हैं, सीमा भी बोलते हैं, क्षेत्र और गति। अब स्तर क्या है, एक एक को डिफाइन करेंगे अच्छे से। स्तर का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विशेष कठिनाई स्तर का कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। यानी स्तर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसी विशेष कठिनाई स्तर का कार्य, यानी कोई ऐसा कार्य जो बहुत कठिन हो। ठीक है, उस कार्य को कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, यानी उसका स्तर देखा जाता है कि वह व्यक्ति उस कठिन कार्य को कितना कर सकता है, उस कार्य को कितना करने की उसके अंदर क्षमता है। तो स्तर का अर्थ क्या है कि किसी विशेष कठिनाई स्तर का कार्य, यानी जो कार्य बहुत कठिनाई स्तर का हो, यानी जो बहुत कठिन हो, उस कार्य को कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, उस कार्य को व्यक्ति कितना कर सकता है, उसका यह स्तर देखा जाता है। इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत ज़्यादा कठिन काम हो तो व्यक्ति उसे कितना कर सकता है, या पूरा कर सकता है, या आधा कर सकता है, या एक भाग कर सकता है। इसमें व्यक्ति की उस बुद्धि को देखा जाता है कि कठिन स्तर का जो कार्य होता है उसे व्यक्ति कितना कर सकता है। तो स्तर क्या कहलाता है कि किसी विशेष कठिनाई स्तर का कितना कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, स्तर है, स्तर का अर्थ है ये। ठीक है, दूसरा आता है परास या सीमा, यानी सीमा कितनी है व्यक्ति की, किसका अर्थ कार्य की उस विविधता से है जो किसी स्तर पर कोई व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। यानी इसका अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति किसी समस्या का समाधान किसी स्तर पर कैसे कर सकता है, यानी कितने स्तर तक कर सकता है व्यक्ति किसी समस्या का समाधान, उसकी कितनी सीमा है, कितनी सीमा तक वो उस समस्या का समाधान कर सकता है। ये होता है दूसरा, किसके 4 स्वतंत्र जो प्रतिमान बताए हैं, किसने, थॉर्नडाइक ने। तीसरा प्रतिमान क्या है, क्षेत्र, यानी क्षेत्र का अभिप्राय क्रियाओं की उन कुल संख्याओं से है जिनका हम समाधान कर सकते हैं। क्षेत्र से अभिप्राय यानी क्षेत्र से क्रियाओं की उन कुल संख्याएं यानी जितनी भी संख्याएं हैं उस क्षेत्र से संबंधित जिनका हम समाधान कर सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आती है, क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और चौथा है गति। गति का कार्य क्या होता है, गति का अर्थ क्या होता है, कार्य करने की गति से होता है, यानी व्यक्ति कार्य को कितनी तेजी से कर सकता है, कितनी मंदता से कर सकता है, कितनी मंदता से करता है, यानी उसकी कार्य करने की गति देखी जाती है कि वो कार्य को कितनी जल्दी खत्म करता है या उसे खत्म करने में कितना टाइम लगाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रतिमान हो गए, किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। कौन कौन से, स्तर, परास को सीमा भी बोलते हैं, क्षेत्र और गति। बिल्कुल सिंपल याद रखेंगे, स्तर, सीमा, क्षेत्र और गति। ठीक है, ये किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत 4 प्रतिमान। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि जो बुद्धि होती है वो कई तत्वों का समूह होती है। बुद्धि क्या होती है, कई सारे तत्वों से मिलकर बनी होती है और प्रत्येक तत्व में कई सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती है। अतः सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि सामान्य बुद्धि कुछ नहीं होता, और बल्कि बुद्धि में कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित रहती है जो अलग अलग कार्यों को संपादित करती है। फिर इन्होंने 4 प्रतिमान बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, स्तर, सीमा, क्षेत्र और गति। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अब इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट सिद्धांत है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का
त्रिपाचीय सिद्धांत। कौन सा है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाचीय सिद्धांत। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग नाम आया है तो किसने दिया होगा? स्टर्नबर्ग ने ही दिया होगा। तो यह सिद्धांत किसने दिया है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। इनके अनुसार बुद्धि क्या है? आप लोग इसे साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या है? इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि वह योग्यता है, बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुसार, जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि है, योग्यता है, वह अपने आप को क्या करता है? पर्यावरण के अनुसार, जिस वातावरण में वह रह रहा है, पर्यावरण में वह रह रहा है, उसके अनुकूल बनाता है, ठीक है। और तथा अपने समाज एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है। क्या करता है? अपने समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी जिस समाज में वह रहता है उस समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह क्या करता है? वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है, उनमें बदलाव करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो इनके अनुसार, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि क्या है? इन्होंने कहा है कि बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुसार व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। यानी जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं उसके अनुकूल, पर्यावरण में तो, वातावरण में तो जानवर भी रहते हैं, ठीक है। अब उनमें बुद्धि नहीं है, ठीक है, तो वो अब उस वातावरण के अनुकूल थोड़ा ही अपने आप को बनाते हैं। वो तो जैसे थे ऐसे ही रहते हैं। अब व्यक्ति क्या करेगा? जिस तरह का उसे माहौल दिया जाएगा वो अपने आप को उसी तरह का बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जिस तरह के वो समाज में रहेगा वो अपने आप को उसी के अनुकूल ढालने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो उसके समाज के उद्देश्य होते हैं, जो जिस समाज में वह रहता है उसके कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, समाज से की परंपराएं होती है, प्रचलन होता है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए वह क्या करता है? कुछ घटकों का चयन करता है और उनमें चेंज करता है, उन्हें परिवर्तित करता है, ठीक है। कोशिश करता है कि वह अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेस्ट कर सके, ठीक है। तो स्टर्नबर्ग ने क्या कहा है? स्टर्नबर्ग ने कहा है कि बुद्धि वह योग्यता है जो व्यक्ति को क्या करती है? जिसके अनुसार व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है और समाज की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है तथा उन्हें परिवर्तित करता है, ठीक है। ये तो हो गई बुद्धि की परिभाषा किसके अनुसार? स्टर्नबर्ग के अनुसार। अब स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से है वो 3 भाग? सबसे पहला है विश्लेषणात्मक भाग, दूसरा है अनुभाविक भाग और अनुभाविक बुद्धि, और तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। 3 प्रकार की बुद्धि बताई है किसने? स्टर्नबर्ग ने। विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। अब विश्लेषणात्मक बुद्धि कैसी होती है? इस बुद्धि के अंतर्गत मनुष्य किसी समस्या का निराकरण हेतु प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यानी इसमें विश्लेषण बुद्धि किस तरह की बुद्धि होती है? इसमें मनुष्य किसी समस्या का निराकरण करने के लिए, निदान करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए क्या करता है? प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यानी जो सूचनाएं होती है जिसे उसने प्राप्त किया है चारों तरफ से उस समस्या का समाधान करने के लिए, उनका क्या करता है? वो विश्लेषण करता है। अब ये कितने प्रकार की होती है? विश्लेषण बुद्धि 3 प्रकार की होती है। ज्ञानार्जन घटक, कौन कौन से? अभिघटक को या उच्च घटक और निष्पादन घटक, ठीक है। आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे। इसके कितने प्रकार होते हैं? विश्लेषणात्मक बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है ज्ञानार्जन घटक, दूसरा है अभिघटक, तीसरा है निष्पादन घटक। आप लोग मेरे साथ साथ इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ज्ञानार्जन घटन क्या होता है कि इसमें व्यक्ति क्या करता है? इस घटना के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। इसके द्वारा क्या करता है? इसमें लिख लेंगे, इस घटना के द्वारा, मैं साथ साथ बोल भी रही हूं, आप लोग लिख लेंगे, व्यक्ति सीखता है। क्या करता है? सीखता है, ठीक है। ज्ञानार्जन जो घटक है उसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? सीखता है और अनेक कार्यों को करने का तरीका सीखता है। यानी
कैसे किस तरह से सीखता है? कार्यों को करने के अलग अलग तरीके सीखता है, जैसे सूचनाओं का संकेतन, संयोजन की ज्ञानार्जन घटक, यानी वो सूचनाएं इकट्ठा करता है, यहीं पे लिखेंगे, तथा अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरीके सीखता है। काम को करने के क्या करता है? अलग अलग तरीके सीखता है। जैसे सूचनाओं का क्या करना? सूचनाओं का संकेतन करना, ठीक है। सूचनाओं का संकेतन, संयोजन, ये सब किसके अंग है? ये सब ज्ञानार्जन घटक के अंग है। सूचनाओं का संकेतन और संयोजन, ये किसके अंग है? ये ज्ञानार्जन घटक के अंग है। इस घटना के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? कार्य करने के अलग अलग तरीके सीखता है। दूसरा क्या आ जाता है? अभिघटक या उच्च घटक। अभिघटक या उच्च घटक क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है? योजनाएं बनाता है। क्या करता है? योजनाएं बनाता है, यानी प्लानिंग करता है। क्या करता है व्यक्ति? योजनाएं बनाता है। और क्या करता है कि व्यक्ति संज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक और निरीक्षण का मूल्यांकन करता है। निरीक्षण तथा क्या करता है? मूल्यांकन करता है। इस घटक के अंतर्गत व्यक्ति क्या क्या करता है? इस घटक के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक, यहीं पे लिख लेंगे मेरे साथ साथ, संज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक, इस घटक के अंतर्गत आप लोग ऐसे लिख लेंगे, इस घटक के अंतर्गत व्यक्ति संज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक, क्रिया पर नियंत्रण, प्रक्रियात्मक क्रिया पर नियंत्रण, और क्या करता है? और निरीक्षण और मूल्यांकन करता है। क्या करता है? निरीक्षण तथा मूल्यांकन करता है, यानी जांच करता है और फिर मूल्यांकन करता है, ठीक है। जांच करता है और फिर मूल्यांकन करता है व्यक्ति, ठीक है। किसके अनुसार? अभिघटक या उच्च घटक के अनुसार। इसमें आप लोग लिख लेंगे, इसमें व्यक्ति योजनाएं बनाता है। इस घटक के अंतर्गत संज्ञानात्मक, प्रक्रियात्मक, क्रिया पर नियंत्रण, निरीक्षण और मूल्यांकन करता है, ठीक है। तीसरा घटक कौन सा है? निष्पादन घटक। इसके अंतर्गत क्या करता है व्यक्ति? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का निष्पादन करता है। क्या करता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने कार्य का क्या करता है? निष्पादन करता है। अपने कार्य का निष्पादन करता है, ठीक है। तो कितने घटक हो गए इसके विश्लेषणात्मक बुद्धि के? 3 घटक हो गए, ज्ञानार्जन घटक, अभिघटक या उच्च घटक, और तीसरा निष्पादन घटक। ये कौन सी बुद्धि हो गई? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार विश्लेषणात्मक बुद्धि हो गई। विश्लेषणात्मक बुद्धि कैसी होती है? जिसमें मनुष्य किसी समस्या का निराकरण कैसे करता है? जो उसके पास प्राप्त सूचनाएं होती है उनका विश्लेषण करके करता है। दूसरा है, इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानार्जन घटक, अभिघटक और निष्पादन घटक। इसके बाद आती है दूसरी बुद्धि, कौन सी बताई स्टर्नबर्ग ने? अनुभाविक बुद्धि। अनुभाविक बुद्धि कैसी बुद्धि होती है? इसके अंतर्गत व्यक्ति कई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभव, नई समस्या के समाधान हेतु पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। यानी जब उसे किसी नई समस्या का समाधान करना होता है तो जो पहले से ही उसे अनुभव थे, यानी उसने जब पहले किसी समस्या का समाधान किया था तो उन्हीं के आधार पर वो इस समस्या का समाधान करने का भी प्रयास करता है। कौन सी बुद्धि के अंतर्गत? अनुभाविक बुद्धि के अंतर्गत। यानी अनुभाविक बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति नई समस्या के समाधान के लिए क्या करता है? पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है, यानी जो पहले से ही उसे अनुभव थे उसके आधार पर ही वो नई समस्या का
समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक है, तीसरी आ जाती है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि कैसी बुद्धि होती है? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली वातावरणीय मांगों की समस्या से निपटता है। यानी दिन प्रतिदिन की उसकी जो मांग, जो वातावरण के अनुसार जो मांगे होती है, जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती है, वह उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कौन सी बुद्धि का प्रयोग करता है? व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग करता है। मान लीजिए घर में किसी चीज़ की ज़रूरत है, घर के कामों के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे को ज़रूरत है, माँ बाप को ज़रूरत है, किसी घर के सदस्यों के लिए, उसे अपने परिवार के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो वातावरण के अनुसार, जैसे अभी ठंड आ गई तो ठंड के लिए जो भी सामान लाना है उसके लिए व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग करेगा। गर्मी आ गई, गर्मियों के लिए जो भी सामान की आवश्यकता होगी, यानी जिन जिन चीज़ों की, जिन जिन मांगों की उसे आवश्यकता होती है, उसके लिए कौन सी बुद्धि का प्रयोग करता है? व्यवहारिक बुद्धि का प्रयोग करता है। 1 सेकंड होल्ड करेंगे। ठीक है, फिर क्या है? जैसे ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेते हैं। कैसी बुद्धि वाले? व्यवहारिक बुद्धि वाले। यानी जो व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, जो अपने क्या करते हैं, जो वातावरण के अनुसार जो मांगे होती है उनकी पूर्ति करते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? स्वयं को नवीन वातावरण में, अगर वह व्यक्ति नए वातावरण में जाके रहे, नए समाज में जाके रहे, तो वहाँ भी वह अपने आप को क्या कर लेते हैं? स्थापित, यानी आसानी से वहाँ के समाज के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। यहाँ पे सामंजस्य लिखेंगे, सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक बुद्धि क्या हुई? इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली वातावरणीय मांगों की समस्या से निपटता है। और ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं? स्वयं को नवीन वातावरण में आसानी से अपने आप का सामंजस्य क्या कर लेते हैं? स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे आप लोग इसे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरी है अनुभाविक बुद्धि और तीसरी है व्यवहारिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि कैसी होती है? जिसमें मनुष्य क्या करता है? समस्या का समाधान किसके अनुसार करता है? जो प्राप्त सूचनाएं होती है, जो पहले से ही उसने सूचनाएं प्राप्त की है, उन सूचनाओं का विश्लेषण करके करता है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ज्ञानार्जन घटक, अभिघटक और निष्पादन घटक। दूसरी बुद्धि कैसी बताई स्टर्नबर्ग ने? अनुभाविक बुद्धि। इसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है? नई समस्या का समाधान के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। यानी जो पहले से ही उसे अनुभव थे, जो उसने पहले समस्याओं का समाधान किया था, उनसे जो अनुभव थे, जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुए थे, उन्हीं के आधार पर वो नई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। तीसरी व्यवहारिक बुद्धि होती है। इसमें व्यक्ति अपनी जो वातावरण के अनुसार की जो उसकी दिन प्रतिदिन की मांगे होती है, उनकी समस्याओं से निपटता है। और ऐसे बुद्धि वाले व्यक्ति स्वयं को नए वातावरण में भी आसानी से अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। उन नए समाज में भी लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी ही, बहुत कम समय में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, त्रिपाचीय सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाचीय सिद्धांत। और ये हो गया हमारा बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत हमारे कंप्लीट हो गए। और जो 1-2 छोटा मोटा कोई सिद्धांत बचा होगा उसे हम क्वेश्चन आंसर में बता देंगे आपको। ठीक है, और फिर अभी कल क्या पढ़ेंगे? हम कल पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण को कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि फटाफट से ज़्यादा क्लासेज बनाए जाए और इन्हें कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे नए जुड़ते हैं वो पिछली क्लासेज को लेने के लिए प्लेलिस्ट से सारी क्लासेज ले सकते हैं। ठीक है, और आपको एक बात और कहनी है कि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी का सपोर्ट करते हैं, आपका कुछ नहीं जा रहा ना, एक उंगली ही तो टच करनी है, पैसे तो नहीं देने, कुछ नहीं करना, सिर्फ उंगली टच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और 5 मिनट निकाल कर क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो आज
5 मिनट निकालेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर पढ़ेंगे हम बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।